फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि थायराइड हार्मोन के क्या क्या फंक्शंस हैं और फिर इसके बाद हम इनकी हार्मोन की सिक्रीशन की रेगुलराइजेशन पढ़ेंगे कि ये हार्मोन किस तरह रेगुलेट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके डिसऑर्डर के बारे में जो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म है। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि थायराइड हार्मोन जो है ये बेसिकली क्या है, ये मेटाबॉलिक हार्मोन है। तो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो किसके ऊपर है, बेसल मेटाबॉलिक रेट पर है, BMR पर है। तो सबसे पहले इसका बुनियादी जो फंक्शन है वो ये है कि ये BMR के ऊपर एक्ट करता है। BMR क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये है कि ऐसा मेटाबॉलिज्म जो हमें ज़िंदा रखने के लिए दरकार हो अगर हम कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना करने वाला जो मेटाबॉलिज्म जो हमारे जिस्म को दरकार है हमें ज़िंदा रखने के लिए, इसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अगर थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है तो बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है हमारे पास क्या होगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ होगी। और अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो रहा है तो BMR हमारे पास क्या होगी, हमारे पास हाई होगी। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट पर इसका बुनियादी इफ़ेक्ट है। दूसरा जो इफ़ेक्ट है वो हमारे पास क्या है, ये ग्रोथ के ऊपर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेटाबॉलिक हार्मोन है ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और अगर आपको हम याद होगा तो हमने सोमैटोट्रोपिक हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन के बारे में कहा था कि ग्रोथ हार्मोन का जो ज़्यादा इफ़ेक्ट है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो हमारे पास स्मूथ और स्केलेटल ग्रोथ दोनों पर इक्वली होता है। लेकिन थायराइड हार्मोन की जो सिक्रीशन है या थायराइड हार्मोन का जो इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ के ऊपर है, स्केलेटल ग्रोथ के ऊपर है। सो मोर इफ़ेक्ट ऑन स्केलेटल ग्रोथ। तो इसका सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो किस चीज़ के ऊपर है, स्केलेटल ग्रोथ के ऊपर है। यानी सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका नहीं है। तीसरा जो है हमारे पास, हमने ग्रोथ हार्मोन में हमने ये कहा था कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो फिज़िकल और सेक्सुअल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसमें जो है वो अगर इनकी कमी आती है तो मेंटल फैकल्टी को कोई नुकसान नहीं होता है, मेंटल फैकल्टी जो है वो नॉर्मल ग्रोथ करती है। लेकिन यहाँ पर मेंटल डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो किस चीज़ के ऊपर है, मेंटल डेवलपमेंट भी है, मेंटल डेवलपमेंट। इसका नेक्स्ट जो इफ़ेक्ट है वो क्या है, मेंटल डेवलपमेंट है। यानी इसका इफ़ेक्ट जो है वो किस चीज़ के ऊपर है, मेंटल डेवलपमेंट को भी ये कंट्रोल करता है। और अगर इसकी कमी आती है तो क्या हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन। यानी ड्वार्फिज्म तो होगी लेकिन मेंटली वो क्या होगा, वो रिटार्डेड होगा। चौथा जो इफ़ेक्ट है, चौथा जो फंक्शन है वो है लिटिल बिट इफ़ेक्ट जो है उसका किस चीज़ के ऊपर है, एरिथ्रोपोएसिस। एरिथ्रोपोएसिस के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि ये एक ग्रोथ हार्मोन है, कभी कभार क्या होता है कि जब मतलब हाइपॉक्सी कंडीशन पैदा होती है तो हमारे पास जो बोन मैरो होते हैं वो इफेक्ट होते हैं और इस तरह ये ब्लड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता है। तो एरिथ्रोपोएसिस का मतलब ये है कि द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड के ऊपर इसका क्या है, एक इफ़ेक्ट है। क्योंकि हमारे पास क्या है कि कभी कभार क्या होता है, हाइपॉक्सिक कंडीशन होती है क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है और इस तरह हमारे बोन मैरो के अंदर ब्लड की प्रोडक्शन करते हैं। तो ब्लड की प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोएसिस। ये कोई प्रोनाउन इफेक्ट नहीं है, लेकिन लिटिल बिट इसका इफेक्ट इसके ऊपर है। पांचवा जो इसका इफेक्ट है या पांचवा जो इसका फंक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर है, अगर
हमारे पास इसका एक रेगुलेटरी इफ़ेक्ट है या फैसिलिटेटरी इफ़ेक्ट भी कहूँगा। इसका एक इफ़ेक्ट जो है वो फैसिलिटेटरी इफ़ेक्ट है, फैसिलिटेटरी इफ़ेक्ट फॉर अदर हार्मोन और ट्रांसमीटर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो थायरॉक्सिन हार्मोन है या थायराइड हार्मोन जो है, अगर ये सबसे पहले किसी टारगेट सेल पर पहुंचती है तो टारगेट सेल पर अगर ये पहले एक्ट कर गया तो ये क्या करते हैं, दूसरे जो हार्मोन है या न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं इनकी इफ़ेक्ट को वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करता है। यानी मतलब ये है कि अगर एक टारगेट सेल पर यानी थायरॉक्सिन यानी थायराइड हार्मोन भी एक्ट करते हैं और दूसरे हार्मोन भी एक्ट करते हैं, और इनमें सबसे पहले ये थायराइड हार्मोन पहले पहुंच जाता है, और तो ये क्या करता है, ये दूसरे हार्मोन के इफ़ेक्ट को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है। और इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है कार्टिसोल और दूसरा जो है वो एड्रेनलिन है, एड्रेनलिन हार्मोन। तो ये इन दोनों हार्मोन के क्या करते हैं, इफ़ेक्ट को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करता है। इसके अलावा इसका एक और इफ़ेक्ट जो है वो किस चीज़ के ऊपर है, वो हीट प्रोडक्शन करता है। क्योंकि मेटाबॉलिक हार्मोन है तो हीट प्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है। और अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कम होती है तो हीट प्रोडक्शन कम होगी, और अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा होती है तो हीट की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा हीट, क्योंकि ये मेटाबॉलिक हार्मोन है, हीट प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ क्या करते हैं, एटीपी जनरेट यानी एटीपी सिंथेसिस भी करता है। एटीपी सिंथेसिस भी ये क्या है, एक यानी इसका काम है, थायराइड हार्मोन का काम ये भी है कि ये क्या करता है, बॉडी के अंदर एटीपी सिंथेसिस करता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस करके ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन जो है वो ये है कि ये फ्रॉग के अंदर सेल डिफरेंशिएशन भी करता है, यानी हम कह सकते हैं कि हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस। मीटामॉर्फोसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो लार्वल स्टेज होता है ये फ्रॉग में क्या होता है, डेवलप होता है, तो इसकी जो टेल की डीजनरेशन होती है यानी इसमें भी क्या करता है, ये मदद करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लार्वा से ये मेंढक में तब्दीली का काम किसका है, ये थायराइड हार्मोन का काम है। इसके अलावा क्योंकि हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन की, थायराइड ग्लैंड से एक और हार्मोन भी रिलीज़ होता था जिसका नाम था कैल्सीटोनिन। अगर आप लोगों को याद हो, हमने कहा था कि हमारे पास पैराफोलिकुलर सेल से एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। और अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या है, ये बेसिकली हाइपोकैल्सीमिक है। क्या है जी, हाइपोकैल्सीमिक है, यानी ये ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। और हमने ये भी कहा था कि ये इट इज़ एंटागोनिस्टिक टू पैराथार्मोन। ये एक और ग्लैंड है जो एक हार्मोन को रिलीज़ करता है जिसको हम पैराथायराइड हार्मोन या पैराथार्मोन भी कहते हैं। और ये पैराथार्मोन क्या है, ये एंटागोनिस्ट है किसके, कैल्सीटोनिन की। और ये दोनों ब्लड के अंदर ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, मेंटेन या रेगुलेट करता है। पैराथार्मोन हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करते हैं, हाई करता है, और कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है, लो कर देता है। इसलिए इसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिक और इसको कहते हैं हाइपर कैल्सीमिक। तो आज अभी हमने बात की फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन के ये फंक्शन जो मैंने बोर्ड पे लिख के हैं, इनमें सबसे पहला फंक्शन जो है वो BMR है, बेसल मेटाबॉलिक रेट है। और यानी ये हमारी बॉडी की बेसिक मेटाबॉलिक रेट को क्या करते हैं, मेंटेन करता है। बेसल मेटाबॉलिक रेट का मतलब ये है कि ऐसा मेटाबॉलिज्म जो हमें ज़िंदा रखने के लिए दरकार हो अगर हम कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी ना करें। अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही है तो BMR ज़्यादा होगा, और अगर हमारे पास
थायराइड हार्मोन की कमी आती है तो हमारे पास बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो लो होगा। इसके अलावा दूसरा इसका फंक्शन है ग्रोथ के ऊपर, और हमने कहा था कि ग्रोथ जो है इसमें ज़्यादा इफेक्ट किसके ऊपर है, स्केलेटल ग्रोथ के ऊपर है। हमने कहा था कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन भी है और ग्रोथ हार्मोन भी क्या करता है, ग्रोथ को कंट्रोल करता है, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो स्मूथ टिश्यू और सॉफ्ट टिश्यू और स्केलेटल टिश्यू दोनों पर इक्वली होता है। लेकिन इस केस में ग्रोथ जो है यानी ये ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ को करता है, स्केलेटल ग्रोथ को करता है। तीसरा जो है हमने कहा था ना कि ग्रोथ हार्मोन में हमने कहा था कि ग्रोथ हार्मोन की कमी आती है तो ड्वार्फिज्म काज होगी, और ड्वार्फिज्म में क्या होगा कि वहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन नहीं था, लेकिन यहाँ पर इस केस में हमने कहा है कि इसका ज़्यादा इफेक्ट किसकी चीज़ के ऊपर है, स्केलेटल ग्रोथ के ऊपर है। और दूसरा जो है ये मेंटल डेवलपमेंट करता है। अगर हमारे पास थायराइड हार्मोन की कमी आती है तो एक तो स्टंटेड ग्रोथ होगी यानी मतलब ड्वार्फिज्म होगी, और ड्वार्फिज्म के साथ साथ क्या होगी, मेंटल डेवलपमेंट या मेंटल रिटार्डेशन होगी। चौथा जो इसका फंक्शन है वो है, इन्हें ज़्यादा प्रोनाउन इफेक्ट नहीं है, लेकिन लिटिल बिट जो है उसका इफेक्ट ये भी है कि ये क्या करता है, एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है, यानी बोन मैरो को स्टिमुलेट करके उसके अंदर ब्लड प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ब्लड प्रोडक्शन में भी अपना रोल अदा करता है। पांचवा हमने कहा था ना कि इसका एक इफेक्ट है, फैसिलिटेटरी इफेक्ट भी है। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास एक सेल है जिस पर थायराइड हार्मोन का और दूसरी हार्मोन का दोनों का जो है वो टारगेट सेल हो, दोनों का इफेक्ट हो, और अगर पहले हमारे पास थायराइड हार्मोन पहुंच जाए तो ये क्या करते हैं, दूसरी हार्मोन की एक्शन को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, यानी उसके लिए आसानी पैदा करता है। जिसमें हमारे पास एग्जांपल जो है वो कार्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन की हमने बात की। इसके अलावा सातवां जो इसका फंक्शन है वो है हीट प्रोडक्शन, यानी ये बॉडी के अंदर क्या करता है, हीट को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक हार्मोन है, मेटाबॉलिज्म करता है, और मेटाबॉलिज्म के दौरान क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और हीट प्रोड्यूस होने के साथ साथ क्या होता है कि ये एटीपी सिंथेसिस भी करता है। तो सातवां फंक्शन जो है या आठवां फंक्शन जो है इसका क्या है, एटीपी सिंथेसिस है। और इसके अलावा आठवां फंक्शन जो है वो क्या करता है, ये मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, हेल्प्स इन मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग। तो फ्रॉग के अंदर जो मेटामॉर्फोसिस का अमल है वो कौन फैसिलिटेट करता है, ये हमारे पास थायराइड हार्मोन करता है। हमने बात की थी थायराइड हार्मोन की फंक्शन, तो थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते थे वो एक तो T3 और T4 था, लेकिन वो जो पैराफोलिकुलर सेल्स थे, हमने कुछ सेल्स पढ़े थे उसके थायराइड लोब के अंदर हमने कुछ सेल्स पढ़े थे जिनको हमने कहा था पैराफोलिकुलर सेल्स। तो पैराफोलिकुलर सेल्स के से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हमने कहा था कैल्सिटोनिन, और कैल्सिटोनिन के बारे में हमने कहा था कि ये क्या है, हाइपोकैल्सेमिक है। इन इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को कम कर देता है, इसलिए ये एंटागोनिस्ट है पैराथार्मोन के, और पैराथार्मोन का काम ये था कि ब्लड कैल्शियम लेवल को हाई कर देता है, इसलिए हम इसको कहते थे हाइपर कैल्सिमिक। तो ये था हमारे पास क्या फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। अभी हम बात करेंगे रेगुलरिटी ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द थायराइड हार्मोन, कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन रेगुलेट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि हमारे पास रेगुलरिटी ऑफ द थायराइड हार्मोन, रेगुलराइजेशन ऑफ द secretion of thyroid हार्मोन, यानी थायराइड हार्मोन हमारे बॉडी के अंदर किस तरह रेगुलेट होते हैं। अगर आप लोगों को याद हो कि हमने कहा था कि हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड यानी हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, हाइपोथैलेमस है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, और इसके बाद हमारे पास क्या है, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है किस चीज़ के ऊपर, ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर इफेक्ट करता है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड क्या करता है, फिर हमारे पास रिलीज करता है T3 और T4। यहाँ पर हाइपोथैलेमस के अंदर हमने कहा था कि हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं, वहाँ से क्या होता है, थायरोट्रोफिन रिलीज होता है,
थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जिसको हम नाम देते हैं TRH। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है थ्रू हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम के ज़रिए। और ये हाइपोफिशियल पोर्टल सिस्टम के ज़रिए थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं और वो रिलीज़ होकर कहाँ पे आते हैं, ये इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आते हैं। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहते हैं बेसोफिल, और ये क्या करते हैं, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज़ होता है और उस हार्मोन का नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर, और थायराइड ग्लैंड क्या करता है, रिलीज़ करता है T3 और T4। जब यहाँ से ये TRH रिलीज़ होता है हाइपोथैलेमस से, तो TRH एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर। वहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं, इनको स्टिमुलेट करते हैं और वो क्या करते हैं, रिलीज़ करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है 2 हार्मोन, जिनको हम कहते हैं T3 टेट्राआइडोथायरोनिन एंड T4 टेट्राआइडोथायरोनिन, या इसको हम सिंपली कहते हैं थायरॉक्सिन। ये इस तरीके से रेगुलेट होता है। लेकिन जब भी थायराइड यानी हार्मोन के अंदर या ग्लैंड के अंदर ये खासियत होती है, जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं, अपने हार्मोन को रिलीज़ करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे ब्लड के अंदर इन हार्मोन की सिक्रेशन ज़्यादा हो जाए, तो हमारे पास क्या होता है, एक इनहिबिटरी इफेक्ट होता है, और जिसको हम कहते हैं फीडबैक मैकेनिज़्म। और इस फीडबैक मैकेनिज़्म का 2 असरात होते हैं, यानी वो क्या करते हैं, एक फीडबैक का पैगाम जो है वो हाइपोथैलेमस के ऊपर नेगेटिव फीडबैक, और दूसरा जो है वो इसका इफ़ेक्ट इंटीरियर लोब के ऊपर होता है। तो जब हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ जाती है तो इनका एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हाइपोथैलेमस के ऊपर, और हाइपोथैलेमस के अंदर जो सिक्रेशन होती है TRH की, इसको क्या करते हैं, वो कम कर देती हैं। और दूसरा जो है नेगेटिव फीडबैक एक्ट जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर करता है, और इनसे क्या करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सिक्रेशन को कम कर देता है, और इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन जो है वो कम होती है। अगर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है तो फिर ये इनहिबिटरी इफेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है, उठ जाती है, और इसकी वजह से फिर ये एक प्रोसेस चलता रहता है, और इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर इनका सिक्रेशन जो है वो रेगुलेट होता रहता है। तो ये तो हमारे पास रेगुलराइजेशन ऑफ द सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन रेगुलेट होती है। जब बढ़ जाती है तो एक नेगेटिव इफेक्ट काज होता है और इसकी सिक्रेशन को कम कर देता है। अगर कम हो जाती है तो फिर क्या करते हैं, इनको एक रेगुलेटरी इफेक्ट काज होती है, जिसकी वजह से इसकी जो सिक्रेशन होती है हमारे बॉडी के अंदर नॉर्मल रहती है। अब हम इंशाल्लाह बात करेंगे कि किस तरह हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की जो डिसऑर्डर है अगर ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो कौन कौन सी बीमारियां या किन किस्म की असरात हमारी बॉडी के ऊपर करते हैं। तो अब हम बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन बढ़ती है तो एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और अगर हमारी बॉडी के अंदर थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन कम होती है तो एक कंडीशन काज होती है जिसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 किस्म के डिसऑर्डर होते हैं, या तो ये हार्मोन सिक्रेशन ज़्यादा होगी या इन हार्मोन की सिक्रेशन कम होगी। अगर हमारे बॉडी के अंदर इन हार्मोन की सिक्रेशन कम होती है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और अगर हमारी बॉडी के अंदर इनकी सिक्रेशन बढ़ती है तो हम इनको कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म एंड हाइपरथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की सिक्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है,
और हाइपरथायराइडिज्म में थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इन दोनों सूरतों में क्या होती है, बॉडी जो है वो मुतासिर होती है और हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म अगर बात की जाए कि इनकी वजूहात क्या है, काजिज़ क्या है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह अगर हम, क्योंकि ये एक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी की वजह से भी होती है, लेकिन एक और जो सबसे बड़ी वजह है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इसको हम कहते हैं हाइपोथायराइडाइटिस कंडीशन होती है, जिसको हम कहते हैं, इसकी वजह से एक बीमारी होती है जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, वो एक बीमारी की वजह से, जिसको हम कहते हैं हाशीमोटोज़ डिजीज़ इसको बोलते हैं। यानी ये अगर हम, जो सबसे बड़ी वजह है जिसको हम कहते हैं आयोडीन डिफिशिएंसी, अगर आयोडीन डिफिशिएंसी को साइड पर रखकर देखा जाए तो हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म जो है एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होती है, जिसमें हमारी बॉडी के अंदर, अगर हमने बात की थी थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर के, अगर आप उसके ऊपर गौर करें तो हमने कहा था कि इनके लोब्स के अंदर क्या होते हैं, थायराइड फॉलिकल्स होते हैं। इन थायराइड फॉलिकल के जो इनर लाइनिंग थी, अगर आपको याद होगा तो हमने कहा था कि यहाँ पर क्यूबाइडल एपिथेलियल सेल थी, जिनकी अंदर सिक्रीशन होती थी किस चीज़ की, थायरोग्लोबुलिन, जो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन था। अगर आपको याद होगा हमने कहा था कि इनकी फॉलिकल्स के अंदर क्या था, हमारे पास इस तरह के स्ट्रक्चर थे जिनको हमने कहा था थायरोग्लोबुलिन। ये नॉर्मली बॉडी के अंदर जो है वो यहाँ से नहीं निकलती, लेकिन अगर किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या हाई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर या किसी और बीमारी की वजह से ये थायराइड फॉलिकल ब्लड सर्कुलेशन में शामिल होती है, तो क्योंकि ये यानी हमेशा जो है वो यहाँ पर रहती हैं, लेकिन किसी वजह से बाहर आए, तो जब ये यहाँ पर रहते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इसको नहीं जानता। जब ये ब्लड में शामिल हो जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है और वो ये समझता है कि ये हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है, और इसलिए वो इसके खिलाफ क्या करते हैं, यानी अपनी एंटीबॉडीज़ को तैयार करते हैं। और वो एंटीबॉडीज़ अगर इनकी इफ़ेक्ट जो थी, अगर थायराइड ग्लैंड की सेल्स को वो सप्रेस करते हैं तो हाइपोथायराइडिज्म काज होगी, और अगर इनको स्टिमुलेट करते हैं तो फिर हाइपरथायराइडिज्म होगी। तो इन दोनों सूरतों में, एक तो हमने कहा न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, और दूसरा हमने कहा था कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म की हालत पैदा होती है। तो हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो पिक्यूलियर चेंजेस हैं वो हम देखते हैं। नंबर 1, दोनों का क्या है, बेसल मेटाबॉलिज्म जो है, बेसल मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगी, बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई, यहाँ पर बेसिक मेटाबॉलिक रेट विल बी लो, विल बी हाई, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, लो होगी। हाइपोथायराइडिज्म में तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगी, लो होगी। तो बेसल मेटाबॉलिक की वजह से, यानी मेटाबॉलिज्म की वजह से क्या होगी, यहाँ पर ये जो बंदा होगा, इंसोम्निया मतलब कंडीशन इन विच लेजी होगा, लेथार्जिक, बहुत ज्यादा क्या होगा, ऐसी हालत जिसमें बंदा जो है जिसको नींद नहीं आएगी, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं, किसी काम काज का कोई मूड नहीं होगा। दूसरा यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों जो है ये जो होगा वो रेस्टलेस फीचर्स हैं दोनों के अंदर। और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है वो है यानी किसी काम का काबिल नहीं रहेगा, ये पहले से लेथार्जिक है, पहले से लेजी है, और यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया की वजह से वो काम का काबिल नहीं रहेगा। दूसरा जो है, क्योंकि नॉर्मल जो है वो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल से, इसलिए ये जो बंदा होगा वो क्या होगा, हार्ट रेट क्या होगा, हार्ट रेट ये सोमनोलेस होगा। हार्ट रेट क्या होगा, सोमनो बहुत ज्यादा लो होगा, यानी नॉर्मल से ज्यादा लो होगा। और यहाँ पर इसका अपोजिट होगा, क्योंकि हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होगा कि ये बंदा हमेशा को हम कहते हैं सोता रहेगा, बहुत ज्यादा नींद आएगी, मोर की स्लीपिंग कार्डिया, यानी हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो बंदा की डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। दूसरा ये, और तीसरा जो पिक्यूलियर फीचर है दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो हमारे पास क्या है, ये जो बंदा होगा क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी तो ये कोल्ड इंटॉलरेंस होगा, कोल्ड इंटॉलरेंस होगा।
कोल्ड इंटॉलरेंस, यानी ज़्यादा सर्दी को क्या कर सकेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और यहाँ पर क्योंकि ज़्यादा हीट पहले से पैदा है, अगर गर्मी है तो और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, तो इसलिए हीट इंटॉलरेंस होगा। ये बंदा क्या होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, हीट इंटॉलरेंस होगा, हीट इंटॉलरेंस। तो ये तीन बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटिंग फीचर हैं इन दोनों के दरमियान। नंबर 1 सोमनोलेंस और इंसोम्निया, दूसरा ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, कोल्ड इंटॉलरेंस, हीट इंटॉलरेंस। ये बहुत ज़्यादा मतलब ये इनके दरमियान जो है वो वाज़ेह डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा जो है ये जो बंदा होगा इन दोनों के, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है वो जीआईटी के ऊपर होता है, तो ये बंदा जो है वो इसमें ज़्यादातर क्या होगी, ये बंदा ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन का कॉन्स्टिपेंट होगा, कॉन्स्टिपेशन का शिकार होगा। ये बंदा क्या होगा, इसको ज़्यादातर कॉन्स्टिपेशन होगी। और ये जो है ये ज़्यादातर क्या होगा, इसको डायरिया होगा, डायरिया, इसको ज़्यादातर क्या होगा, डायरिया होगा। इसके अलावा दोनों के अंदर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी दोनों के अंदर होगी, यानी यहाँ पर भी मेंसेस की रेगुलेशन जो है वो इफ़ेक्ट होगा, यहाँ पर भी मेंसेस प्रॉब्लम्स होगी, यानी इनकी जो टाइमिंग पीरियड होगी या इनके अंदर जो प्रॉब्लम्स होगी वो दोनों में सेम होगी, यानी इनमें भी होगी और इसमें भी होगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या होगी, एक और इजाफी चीज़ जो नोट करने वाली है वो है मस्कुलर ट्रिमिंग, मसल ट्रिमिंग, यानी इनकी जो मसल्स होगी उनमें क्या होगी, ट्रिमिंग होगी। तो ये हमारे पास क्या थे, दोनों के अंदर डिफ्रेंशिएशन फीचर थे, जिनमें हमारे पास क्या था कि अगर बंदा जो है वो हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है तो इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, लो होगा, और अगर हाइपरथायराइडिज्म का शिकार है तो इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होगा, हाई होगा। ये बंदा जो है वो लेथार्जिक होगा, यानी पहले से कोई किसी काम का नहीं रहेगा, लेजी होगा, इस कंडीशन को हम कहते हैं लेथार्जिक या एपैथी इसको बोलते हैं। दूसरा जो है ये बंदा यहाँ पर क्या होगा, रेस्टलेस होगा, थका हुआ होगा और मसल फटीग दोनों में होगी। यहाँ पर जो बंदा होगा वो सोमनोलेंस होगा, यानी मोर स्लीपी होगा, यानी ज़्यादा नींद आएगी। यहाँ पर जो है वो इंसोम्निया होगा, यानी ज़्यादा नींद नहीं आएगी, इनको नींद नहीं आएगी। ये बंदा इसका जो हार्ट रेट होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, यहाँ पर जो है हार्ट बहुत ज़्यादा कम होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा, मतलब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा कम होगी, सॉरी। और यहाँ पर क्या होगी, हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा होगी, जिसको हम कहते हैं टैकीकार्डिया। इसके अलावा ये बंदा जो इसकी बॉडी हीट जो है वो कम पैदा होगी, इसलिए कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। और यहाँ पर हीट प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बॉडी हीट ज़्यादा पैदा होगी, तो इसलिए हीट इंटॉलरेंस होगा, यानी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। आपने देखा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ठंड में भी अपनी टी शर्ट उतार के वो घूमता रहता है, उसको सर्दी नहीं लेते। और कभी कभार हमें कमरे में या कंबल के अंदर बंदा होता है, वो कहते हैं कि मुझे सर्दी लगती है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो बंदा है ये हाइपोथायराइडिज्म का शिकार है, क्योंकि वो सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसके अलावा दोनों यहाँ पर दोनों का जीआईटी जो है वो इफेक्टेड होगा। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो इसमें कॉन्स्टिपेशन का शिकार होगा, और अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो ये बंदा जो है वो क्या होगा, ये डायरिया का शिकार होगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है एपिटाइट जो है वो लॉस ऑफ एपिटाइट होगी, लॉस ऑफ एपिटाइट। और इंस्पाइट ऑफ एपिटाइट बढ़ने की वजह से, सॉरी, एपिटाइट कम होने की वजह से ये जो बंदा होगा ये क्या करेगा, वेट गेन करेगा, वेट गेन। यानी वो कहता है कि मैं कुछ खाता भी नहीं हूँ फिर भी मेरा वज़न बढ़ता रहता है। और यहाँ पर वेट गेन होगा, यहाँ पर क्या होगा, वेट लॉस, वेट लॉस। यानी हालांकि एपिटाइट क्या होगी, एपिटाइट विल बी हाई, यानी भूख ज़्यादा लगेगी। यहाँ पर एपिटाइट कम है, एपिटाइट कम है लेकिन फिर भी वज़न बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एपिटाइट या तो नॉर्मल रहेगी और या क्या होगी, नहीं रहेगी, और फिर भी इसका वज़न जो है वो बढ़ता रहेगा। फंक्शन के बारे में कहा था हमने, डिसऑर्डर के बारे में कहा था। तो डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में हमने कहा था कि थायराइड हार्मोन में अगर कोई कमी आती है तो इस कंडीशन को हमने कहा था हाइपोथायराइडिज्म। और अगर हमने कहा कि थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ रही है तो हाइपरथायराइडिज्म होती है।
दोनों में क्या है, क्योंकि ये मेटाबॉलिक हार्मोन है तो इसका मतलब ये है कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो BMR का रेट जो है यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो लो होगी, और इस कंडीशन में बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होगी। फिर हमने कहा था कि ये जो बंदा होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये लेथार्जिक होगा, और इस कंडीशन को हम कहते हैं एपैथी, क्योंकि इस किसी काम का नहीं होगा, बहुत लेज़ी होगा। ये बंदा जो है वो थका हुआ होगा, रेस्टलेस होगा, और इस बंदे को यानी सोमनोलेंस की हालत में होगी, वो हम मतलब ज़्यादा स्लीपी होगा, यानी बार बार नींद आएगी, बहुत ज़्यादा नींद आएगी, और इस बंदे को यानी नींद नहीं आएगी। इस कंडीशन को हमने कहा है इनसोम्निया। इसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में बंदा जो है वो इसका जो हार्ट रेट होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, नॉर्मल रेट से ज़्यादा कम होता है, तो इस कंडीशन को हमने कहा था ब्रेडिकार्डिया। और अगर हार्ट रेट नॉर्मल से ज़्यादा होती है तो इसको कहते हैं टैकीकार्डिया। तो हाइपरथायराइडिज्म में टैकीकार्डिया होगी, हाइपोथायराइडिज्म में ब्रेडिकार्डिया होगी। इसके अलावा हीट जो है वो कम पैदा होगी, क्योंकि हीट जो है वो मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी तो हीट कम पैदा होगी, और हीट कम होने की वजह से ये जो बंदा होगा वो कोल्ड को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, और इसमें बॉडी के अंदर हीट ज़्यादा पैदा होगी, पहले से हीट ज़्यादा है तो इसलिए ये हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा GIT के ऊपर भी इसका असर होता है, तो इसलिए ये जो बंदा होगा ये ज़्यादातर वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार होगा, और ये बंदा जो है वो डायरिया का शिकार होगा। इसके अलावा जो है यानी एपिटाइट में कमी होगी, इन भूख नहीं लगेगी, और भूख ना लगने की वजह से भी यानी मतलब इसके बावजूद भी ये जो बंदा होगा वो यानी वेट गेन करेगा, और ये इसका जो है इसमें एपिटाइट या तो बहुत ज़्यादा होगी या नॉर्मल रहेगी, लेकिन वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होगी सीवियर केसेस में। इसके अलावा मसल ट्रिमिंग जो है वो करेक्टरिस्टिक फीचर है हाइपरथायराइडिज्म के, क्योंकि इसके जो हाथ पैर वगैरह होगी वो कांपते रहेगी। और इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी दोनों में कॉमन होती है, इन दोनों के अंदर ये मसला होता है। और हमने ये कहा है कि ये जो थायराइड हार्मोन की जो डिसऑर्डर है वो ज़्यादातर फीमेल इसका शिकार होती है, बाकी जो ज़्यादातर डिसऑर्डर्स होते हैं वो मेल में कॉमन होते हैं, लेकिन ये जो डिसऑर्डर है वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होती है। तो ये हमारे पास क्या थे, ये हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ थायराइड हार्मोन के हमने कहा था ना कि ये अगर हम आयोडीन की डिफिशिएंसी को साइड पर रख के देखें तो इसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से जो एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं हाशिमोटोज़ डिजीज़, तो इसकी वजह से भी ये मसला आता है। और ये क्यों आता है, अगर आपको पता है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि हमारा जो अपना इम्यून सिस्टम होता है और हमारे अपने सेल्स टिश्यू के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं, इनको डैमेज करते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जो थायराइड फॉलिकल के अंदर जो थायरोग्लोबुलिन जो ग्लाइकोप्रोटीन बनते थे, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन यानी फॉलिकल के अंदर ही रहते हैं, हमेशा के लिए रहते हैं। कभी कभार किसी एक्सेस मेटाबॉलिज्म की वजह से या किसी डिसऑर्डर या बीमारी की वजह से ये थायरोग्लोबुलिन जब ब्लड में शामिल होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम इसके ख़िलाफ़ क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं। अगर एंटीबॉडी जो है वो थायराइड ग्लैंड के सेल्स को डिप्रेस करने वाले होंगे तो वो हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म पैदा कंडीशन क्रिएट करेगी, और अगर उसको स्टिमुलेट करने वाले होंगे तो ये हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म को काज करेगी। तो ये हमारे पास क्या था, पिकुलियर फीचर्स बिटवीन द टू डिफरेंट डिसऑर्डर इन और बॉडी, जिनमें हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म है, और दोनों में बॉडी के जो कंडीशंस होती है, बॉडी के जो स्टेटस होती है वो अलग अलग इनका असर होता है। हाइपरथायराइडिज्म में बेसल मेटाबॉलिक ज़्यादा होती है और यहाँ पर बेसल मेटाबॉलिक कम होती है, और इसी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर आते हैं। और हमने कहा था कि ये अगर हम आयोडीन डिफिशिएंसी को साइड पर रख के देखें तो ये हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से भी ये मसला आता है। ये हमारे पास क्या थे, ये कॉमन डिसऑर्डर्स थे जो हमारे बॉडी में काज होती हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म अगर हाइपोथायराइडिज्म हमारे पास बचपन में यानी चाइल्डहुड में काज होती है, चाइल्डहुड में होती है, अगर ये मसला बचपन में आता है तो इसकी वजह से जो बीमारी पैदा होती है, जो कंडीशन पैदा होती है, इसको हम कहते हैं क्रिटेनिज्म
और ये जो बच्चा होगा वो क्रेटिन कहलाता है। और क्रेटिन के बहुत सारे यानी मतलब अलामात होते हैं, लेकिन जो हमने नॉर्मली पढ़े हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो पिकुलियर है, वो एक तो ये कि ये क्या होगा, स्केलेटल ग्रोथ नहीं होगी, स्केलेटल ग्रोथ कम होगी। और दूसरा जो है वो मेंटल रिटार्डेशन होगी, मेंटल रिटार्डेशन। और ये जो क्रेटिन कहलाता है, जो बच्चा होगा वो क्रेटिन होगा, और इसके जो हेयर वगैरह होंगे वो बारीक होंगे, दांत गिरते रहेंगे, और इनका जो नॉर्मल ग्रोथ होगी वो इफ़ेक्ट हो जाएगी, यानी स्टंटेड ग्रोथ होगी, और ज़्यादातर जो है वो स्केलेटल ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। और साथ ही साथ क्या होगी, मेंटल रिटार्डेशन होगी। इसके अलावा इसका जो बेसल मेटाबॉलिक यानी BMR है बहुत ज़्यादा कम होगी। और अगर ये मसला यानी एडोलेशन में आती है, यानी बचपन के बाद आती है, जवानी में आती है, यानी बड़ी उम्र में आती है, तो इसको हम कहते हैं मैक्सीडीमा। Hypothyroidism when occur in adulthood, then this disorder is called मैक्सीडीमा। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो है वो पानी जो है वो रिटेन होता है, बॉडी के अंदर फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है, तो जगह जगह पर क्या होता है, पानी जमा हो जाती है, स्वेलिंग पैदा होती है, जिसको हम कहते हैं स्किन डिसऑर्डर, यानी स्किन में रद्दबदल होती है, स्किन में तब्दीली आती है, जगह जगह पर पानी जो है वो क्या हो जाती है, एक्यूमुलेट होती है, और इसको हम कहते हैं एडिमा। यानी पूरी बॉडी में जो है वो क्या होगी, एडिमा काज होगी। और जो पिकुलियर है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है, प्रीटिबियल एडिमा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो इनकी पिकुलियर फीचर है, वो क्या है, प्रीटिबियल एडिमा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो टीबिया होती है, ये टीबियल बोन, इसकी आगे क्या होती है, स्वेलिंग पैदा होगी, इस स्वेलिंग को हम कहते हैं प्रीटिबियल एडिमा। यानी बॉडी के अंदर जगह जगह पर यानी पानी जमा होगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है प्रीटिबियल एडिमा। और ये जो बंदा होगा, क्योंकि इसका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा कम होगा, इस वजह से ब्रेन जो है वो प्रॉपर वो काम नहीं करेगी, और इसलिए वो क्या होगी, वो बंदा कोमा में चला जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर जो हाइपरथायराइडिज्म में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक डिसऑर्डर है, वो है हमारे पास ग्रेव्स डिजीज़ है, और ग्रेव डिजीज़ की जो फीचर्स है, वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो दो हैं। बाकी जो है वो हाइपरथायराइडिज्म की जो नॉर्मल डिसऑर्डर है वो हमने बहुत पहले हमने पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर जो दो इम्पॉर्टेंट फीचर है वो ये है, एक तो एक्सोप्थेल्मिया होगी, एक्सोप्थेल्मिया या थैल्मोसिस, एक्सोप्थेल्मिया, हम सिंपली कहेंगे एक्सोप्थेल्मिया होगी। और टॉक्सिक ग्वाइटर क्या है, ग्वाइटर जो है हमने पढ़ा है कि ग्वाइटर जो है वो बेसिकली क्या है, द इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इज कॉल्ड ग्वाइटर। लेकिन वो जो ग्वाइटर होगा वो क्या होगा, ट्रू ग्वाइटर। तो मैं लिख भी लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या होती है, ट्रू ग्वाइटर। इस कंडीशन में क्या हो, ट्रू ग्वाइटर। अगर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, अगर प्रॉब्लम आयोडीन डिफिशिएंसी है और इस वजह से हाइपोथायराइडिज्म आई है, तो ट्रू ग्वाइटर जो है वो यहाँ पर होगी। और अगर ये मसला किस वजह से है, आयोडीन की वजह से है, तो यहाँ पर क्या होगी, टॉक्सिक ग्वाइटर। क्या है, टॉक्सिक ग्वाइटर। तो यहाँ मैंने लिख लिया है टॉक्सिक ग्वाइटर। तो यहाँ पर टॉक्सिक ग्वाइटर में क्या होता है कि नोड्यूल्स होते हैं, नोड्यूल्स इन द ग्वाइटर। तो इसके अंदर क्या होता है, नोड्यूल्स पैदा होती है, इसलिए, और इसको हम कहते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर। एक्सोप्थेल्मिया क्या है, एक्सोप्थेल्मिया का मतलब ये है कि जो आई बॉल होता है, आई बॉल, वो बल्जिंग आई बॉल, इसको कहते हैं बल्जिंग, मैं सिंपली लिखूं बल्जिंग आई बॉल।
यानी इसका जो आई बाल होगा ये बाहर निकला हुआ होगा। और ये पिकुलियर फीचर है किस चीज़ की, ग्रेव डिजीज़ की। तो एक तो एक्सोप्थेल्मिया होगा, मतलब आई बाल जो है वो बाहर निकला हुआ होगा, और दूसरा क्या होगा, टॉक्सिक ग्वाइटर, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। इसके अलावा इनको प्रीफ्यूज स्वेटिंग होगी, प्रीफ्यूज स्वेटिंग यानी बहुत ज़्यादा पसीना आएगी, और साथ ही साथ क्या, ट्रेकिकार्डिया, इंसोम्निया, रेस्टलेसनेस, हीट इंटॉलरेंस, डायरिया, मसल ट्रेमिंग, वेट लॉस और टॉक्सिक ग्वाइटर, ये सारी फीचर जो है वो किस चीज़ के हैं, हाइपर थायराइडिज्म है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हमारा ये इस लेक्चर के ख़िताम पर ये हमारा पूरा थायराइडिज्म जो है या थायराइड ग्लैंड जो है वो टॉपिक, या सेकंड ग्लैंड जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड, ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। आगे हम पढ़ेंगे बाकी जो ग्लैंड्स हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आइंदा वीडियोज़ में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।